हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। इस लेक्चर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर की दोस्तों टाइमलाइन क्या थी। ठीक है। तो कोल्ड वॉर दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू के बाद शुरू हुई थी। ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू जो है आपकी 1945 में खत्म हो गई थी। यूएसए यूएसएसआर एक दूसरे के फ्रेंड थे। एक्सिस पावर सॉरी एलाइड पावर्स कहे जाते थे ये दोनों। ये दोनों और फ्रांस ब्रिटेन और भी कुछ कंट्रीज मिलके इन्होंने एक्सिस पावर्स को हराया था, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान आता था। तो 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई। उसके बाद शुरू हुई कोल्ड वॉर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। जैसे 1947 में क्या हुआ दोस्तों, हैरी ट्रूमैन नाम के उनके प्रेसिडेंट थे। नाम याद रख लीजिए इनका, प्रेसिडेंट। राइट। इन्होंने डॉक्ट्रिन दी थी कि हमें कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकना है। हो क्या रहा था कि कम्युनिज्म फैल रहा था। दोस्तों आपने देखा होगा कि साइकिलें जब लाइन से खड़ी होती हैं, साइकिलें है ना, एक साइकिल गिरती है तो सारी गिर जाती है ना। तो कम्युनिज्म ऐसे फैल रहा था। ठीक है। रशिया के आसपास, या यूएसएसआर बेटर वर्ड है, यूएसएसआर के आसपास के जो कंट्रीज थे सब कम्युनिस्ट बनते जाते, एक के बाद 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 एक, है ना। आपने मैप ऑलरेडी देख ही लिया है ईस्ट यूरोप का। उसके साथ चाइना, वियतनाम, कोरिया में खतरा, क्यूबा, अफ्रीका के कुछ देशों में, और उसके बाद बाकी भी जो कंट्रीज आ रहे थे वहां पे भी कम्युनिज्म चल रहा था। और एक चीज जो आपको रियलाइज करनी होगी, इवन यूएसए, ब्रिटेन, इनके अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी। वो उनकी भी भावनाएं, इवन जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो भी कम्युनिस्ट बातें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम में कम्युनिज्म बहुत सक्सेसफुल था। 1929 में ग्लोबल डिप्रेशन आया, कम्युनिज्म को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, यूएसएसआर को कोई इंपैक्ट नहीं, बहुत फायदा हुआ। राइट। और बातें भी अच्छी करते थे वो कि सब लोगों का भला हो। वॉर के टाइम में ऐसी बातें करना बहुत अच्छी बात है। तो कम्युनिज्म बहुत तेजी से फैल रहा था। अब आप बोलोगे कम्युनिज्म फैल रहा है तो इसको अमेरिका और बाकी कैपिटलिस्ट कंट्रीज को प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों कम्युनिज्म का फैलना ही कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, सिंपल सी बात है ना। दो इसके मैं डिटेल्स में यहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपली अगर मैं बात बताऊं तो कैपिटलिज्म कहता है कि प्रॉफिट पे बात बढ़ाओ, है ना, प्राइवेट सेक्टर को आगे करो। कम्युनिज्म तो इसके ऑपोजिट बातें करता है कि सब लोग इक्वल है, प्रॉफिट प्रॉफिट की बात नहीं करो, वो तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। ठीक है। तो ये सब बातें आइडियोलॉजी में अलग, है ना। उसके बाद कंट्रीज अलग अलग। तो ये सब बातें थी। तो कम्युनिज्म के काइंड ऑफ एक डॉक्ट्रिन स्टार्ट करी हैरी ट्रूमैन ने कि हमें कम्युनिज्म को रोकना है। तो डॉक्ट्रिन अबाउट द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब रोकना। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मार्शल मार्शल प्लान स्टार्ट हुआ। मार्शल वहां के कौन थे मैं भूल गया हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या क्या थे। ठीक है, आप खुद चेक कर लेना मार्शल का पूरा नाम, मैं भूल चुका हूँ। इन्होंने एक मार्शल प्लान लाए थे। मार्शल प्लान का मतलब ये था, देखो, पैसा दो, पैसा, पैसे से कम्युनिज्म रुकेगा। ठीक है, ये थ्योरी दी अमेरिका ने, बहुत बढ़िया थ्योरी थी, बात भी सही है। पैसा दो, और कम्युनिज्म में दोस्तों पैसा जनरेट ज्यादा हो ही नहीं सकता। दोस्तों इमेजिन करो, मैं बोलूं कि सब लोगों को इक्वल पैसा मिलेगा, आप सब लोग मेहनत करोगे? नहीं करोगे ना। तो कम्युनिज्म की ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ये सब। ठीक है। डॉक्टर को भी इक्वल पैसा दूंगा, झाड़ू लगाने को भी इक्वल दूंगा। ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं सबको इक्वल दूंगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा ही क्यों? तो ये बातें हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि कम्युनिज्म में पैसा जनरेट करना काफी टफ होता है, इसलिए कोई कम्युनिस्ट कंट्री आज है ही नहीं, इवन चाइना भी नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री, पूरा कैपिटलिज्म चल रहा है वहाँ। तो वैसे तो आजकल दोनों मिक्स चलते हैं, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, और वो मैंने आपको शुरू में लेक्चर में समझाया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात कही गई कि पैसा दो, इससे क्या होगा कि कम्युनिज्म नहीं फैलेगा, और ट्रू मैन डॉक्ट्रिन फॉलो हो पाएगी कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है। तो पैसा दिया यूएसए ने। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, याद होना चाहिए, यूरोप पूरा तबाह हो चुका है वर्ल्ड वॉर टू में। कुछ ही जगह बची है, स्विट्जरलैंड वगैरह, कुछ लिमिटेड जगह जहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू में तबाही नहीं हुई है, वरना यूरोप पूरा नया बन रहा है, पूरा नया, पूरा मतलब 50%। ठीक है। काफी कंट्रीज मोर देन दैट। तो इसमें पैसा दिया, वैसे भी यूरोप के पास पैसा नहीं था, वॉर में सब खत्म हो जाता है। तो यूएसए ने पैसा दिया और कहा, पैसा मिलने का मतलब है कि कम्युनिज्म को दूर रहोगे। ऐसे ही पैसा यूएसए ने यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिया, पूरी दुनिया में, और आज भी देता है। ठीक है। तो ये मार्शल प्लान है कि पैसा बांटो और उनसे बोलो कैपिटलिज्म का साथ देना है, हम जो बोलेंगे वो करना है। यूएन में भी हमें इस तरफ ही बातें होनी चाहिए। फिर इंसिडेंट हुआ 1948-49 में। दोस्तों हुआ क्या, जब पैसा दिया ना इसने, अमेरिका ने, तो ये देखा गया कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था जर्मनी। ठीक है। ईस्ट वाला जो था वो यूएसएसआर के हाथ पे, वेस्ट वाला यूएसए के हाथ पे। तो जब वेस्टर्न में पैसा आया और ईस्टर्न में बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो ईस्ट वाले लोग वेस्ट पे जाने लगे।
सिमिलरली बर्लिन भी आपका डिवाइडेड था। बर्लिन सिटी दो पार्ट्स में, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन। तो ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में जाने लगे। इसके लिए यूएसएसआर ने क्या करा कि बर्लिन में वॉल बना दी। तो ये लिखा है, बर्लिन ब्लॉकेड बाय द सोवियत यूनियन एंड एयरलिफ्ट ऑफ सप्लाईज टू द सिटीजंस ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएस एंड इट्स एलाइज। तो हुआ क्या कि दीवार खड़ी कर दी, जिसको बर्लिन वॉल कहा जाता है। यूएसएसआर ने बड़ी सी वॉल बनवाई कि जिससे लोग क्रॉस ना कर पाए, ईस्ट के लोग वेस्ट में ना जा पाए। ठीक है। तो यूएसए ने क्या किया कि एयरलिफ्ट करा ऑफ सप्लाईज टू द सिटीजंस ऑफ वेस्ट बर्लिन बाय द यूएस एंड इट्स अलाइज। यूएस के और उसके अलाइज मतलब नाटो के जो सब मेंबर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस मेनली, उन सब ने सिटीजन्स, वेस्ट बर्लिन के सिटीजन्स को ऐसे पैसे पहुंचाए। ठीक है, पैसे पहुंचाए, सप्लाईज पहुंचाई। ये बड़ा ही विचित्र इंसिडेंट था। फिर दोस्तों 1950 से 1953 के बीच कोरिया में वॉर हुई। इसी के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थ में कम्युनिज्म चला, साउथ में कैपिटलिज्म चला। आज भी चल रहा है, आज भी, है ना, आज भी चल रहा है यही। आज भी नॉर्थ कोरिया रशिया और चाइना के ज्यादा पास है, साउथ कोरिया अमेरिका के ज्यादा पास है। ये चीज आज भी, तो कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट आज भी है। यूक्रेन वॉर में तो आप देख ही रहे हो। फिर 1954 में एक बहुत बढ़िया घटना हुई कि डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय वियतनामीज एट दिन बिन फू, एक जगह का नाम है ये दोस्तों, ठीक है, चेक कर लेना मैप में। जेनेवा में अकॉर्ड्स भी साइन हुए। ठीक है। इसके हिसाब से वियतनाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया 17वीं पैरेलल लाइन से। ये काफी बार एमसीक्यू तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। नॉर्थ हमेशा याद रखो, नॉर्थ जो है वो किसके हाथ में आता है? नॉर्थ हमेशा कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट फोर्सेस के हाथ में। नॉर्थ कोरिया भी ऐसा ही, साउथ भी ऐसा ही। नॉर्थ वियतनाम ऐसा ही, साउथ वियतनाम ऐसा ही। और साउथ वियतनाम थोड़ा सा यूएसए के सपोर्ट में था। ठीक है। और हो ची मिन नाम के जो आदमी थे, हो ची मिन, जो मेरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में, हो ची मिन नॉर्थ वियतनाम में रहते थे, जिनका इम्पैक्ट अच्छा खासा साउथ वियतनाम में भी था। ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सीटो को भी इस टाइम में फॉर्म किया गया। सीटो अमेरिका ने फॉर्म करा। सीटो की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच को भगा दिया गया। फ्रेंच बड़े शरारती थे दोस्तों, ठीक है, कोई शरीफ नहीं थे ये, बड़ी बदमाशी करते थे। पहले तो दोस्तों क्या हुआ कि वियतनाम को ये छोड़ के चले गए। उसके बाद वियतनाम में खूब धुलाई करी वियतनाम की, मतलब ये एक्सेस फोर्सेस वगैरह ने ना। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, तो ये फ्रांस वाले लोग फिर से वियतनाम में आ गए कि हम फिर से कोलोनिज्म चलाएंगे, कोलोनियलिज्म। वियतनामीज नाराज हो गए, हम तो आपको बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसे इंडियंस ने बोला ना हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, ऐसे ही वियतनामीज ने बोला कि हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पिटाई करी खूब फ्रेंच की। ठीक है। और फ्रेंच ऐसे हार गए बात, ठीक है, बड़ी बदनामी हुई थी। फ्रेंच बड़े बदमाश थे। ठीक है। जन एक चीज है दोस्तों, आप ये सरप्राइज हो जाएगा सुन के कि वी आर लक्की कि हमें ब्रिटिश ने रूल करा। ठीक है। फ्रेंच, डच, एक नंबर के बदमाश, एक नंबर के, क्या वर्ड यूज करूं, थोड़े कमीने, है ना, ऐसे तरीके के थे वो लोग। जो जिस तरीके से उन्होंने, जापानीज बहुत ही घटिया, उनके लिए वर्स, उससे कुछ वर्स नहीं हो सकता, आज कोई भी नहीं है। चाइनीज के साथ उन्होंने जो करा वो तो सुनने लायक ही नहीं है। ठीक है। तो इंडिया को लकी कहा जाता है कि ब्रिटेन ने रूल करा, अच्छा खासा डेवलपमेंट करा भारत का। वरना फ्रेंच, हॉलैंड, इन सब ने तो बर्बाद कर दिया इन कंट्रीज को। हॉलैंड मतलब नीदरलैंड ही। ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों कि फ्रेंच को भगा दिया गया और जेनेवा में अकॉर्ड साइन किया गया कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। और फिर देखा गया था कि इलेक्शंस वगैरह होंगे जहाँ पे हम नॉर्थ और साउथ वियतनाम को ज्वाइन कर देंगे दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, हो ची मिन, हो ची मिन आदमी का नाम है पहले तो, ठीक है, ये कम्युनिस्ट आदमी थे और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों जगह। तो यूएसए ने क्या कहा कि यूएसए ने बोला भाई हम आपको, हमें तो कम्युनिज्म रोकना है कुछ भी करके। तो यूएसए ने अपनी शायद वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन हिस्ट्री करी कि वो वियतनाम में कूद गया। वियतनाम में क्यों कूदा? क्योंकि मुझे कम्युनिज्म को रोकना है। ठीक है। क्यों कूदा? क्योंकि मुझे कम्युनिज्म को रोकना है। ठीक है। तो 3 डिकेड तक लड़ा ये, 50, 60, 75, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम। और मेरे को एक कहने में बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि अमेरिका ये युद्ध हार गया। ठीक है। अमेरिका वियतनाम में हारा, भाग गया। नॉर्थ और साउथ वियतनाम दोनों ज्वाइन किए गए, हो ची मिन वहां के बने
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर क्या बने, मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट बने थे, ये मैं भूल गया हूँ। ठीक है, 17वीं पैरेलल लाइन पे जो डिवाइड किया गया था वियतनाम को, वो चीज खत्म हो गई। वियतनाम आज एक कंट्री है। नॉर्थ और साउथ कोरिया तो ठीक है, दो कंट्रीज है। ठीक है, तो ये हुआ अमेरिका में। अमेरिका क्यों कूदा था आपको समझ में आ गया होगा, वियतनाम का वॉर का बेसिक तो, कि अमेरिका क्यों कूदा, कम्युनिज्म को रोकने के लिए, यूएसएसआर को रोकने के लिए। इसमें यूएसएसआर और चाइना ने बहुत सपोर्ट करा नॉर्थ वियतनाम को, वरना हो नहीं पाता। और साथ साथ में दोस्तों, इवन ये पहला युद्ध था जो जिसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तो अमेरिका में बहुत बुराई हुई, बहुत थू थू हुई अमेरिका की, पूरी दुनिया में। इवन अमेरिकन लोगों ने भी बहुत थू थू करी, ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप, केमिकल बम फेंक रहे हो, ये फेंक रहे हो, वो फेंक रहे हो, है ना। 1955 में बगदाद पैक्ट साइन हुआ और सेंटो बना। ये अगेन अमेरिका ने बनवाया था। फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर सोवियत की बदमाशी देखिए, हंगरी में घुस गया और परेशान करा हंगरी को, है ना। सोवियत भी बड़ा बदमाश है। 1961 में यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा एंड बर्लिन वॉल दोस्तों अब बनी। बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्शन जो है वो अब बनी है। ठीक है, तो ये बर्लिन ब्लॉकेट ऊपर हमने देखा था 1948 49 में। ठीक है, 1948 49 में बर्लिन ब्लॉकेट बाय द सोवियत यूनियन, कि बर्लिन को हम ब्लॉक कर देंगे फ्रॉम फ्रॉम अदर पार्ट्स। और बाद में क्या हुआ कि एयरलिफ्ट करा गया था और अब बर्लिन वॉल बनी है, जिससे ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में ना जा पाए। ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में ना जा पाए, ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में ना जा पाए। दोनों पॉइंट, ठीक है। मेनली ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में ना जा पाए, ये मेन पॉइंट था। ठीक है, और ये कब हुआ है बर्लिन वॉल, ये बर्लिन वॉल बनी है 1961 में। ये अमेरिका ने बे ऑफ पिक्स अगर आप सर्च करोगे, ये क्यूबा और यूएसए के बीच में इसको इन्वेट करा है। ठीक है, 1962 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, इसको हमने डिटेल में अच्छे से देखा है। फाइनली ये क्राइसिस बच गए थे। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस रही। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंसिडेंट था, यहाँ पे बिल्कुल लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। 1965 में अमेरिका बदमाशी करके डोमिनिक रिपब्लिक में घुस गया। वहां पे चेक करना, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही ये एक कंट्री है। ठीक है, अब सोवियत की बदमाशी देखो, हंगरी में गया, अब चेकोस्लोवाकिया में घुस गया। ठीक है, 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना गए। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था दोस्तों। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री और वहां पे विजिट करना, उसके साथ रिलेशंस अच्छे होना, ये यूएसएसआर के लिए बहुत बड़ा धक्का था। क्योंकि यूएसएसआर और चाइना अगर साथ होते तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिज्म रहता। और ये बहुत बड़ा धक्का था, चाइना ने हाथ मिलाए और चाइना ने बहुत फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी बनाई। आज आगे है, ये बहुत हेल्पफुल रही है फ्रेंडशिप। 1978-89 में वियतनाम ने कंबोडिया पे अटैक कर दिया, तो वियतनाम आगे आजाद हुआ और शरारत करने लग गया। फिर एक यूएसएसआर के लिए जो फाइनल नेल इन द कॉफिन कहे, वो था अफगानिस्तान में घुसना। और अफगानिस्तान बड़ा ही डेंजरस कंट्री है। अफगानिस्तान में घुसना अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक रहा, सोवियत के लिए भी रहा, और हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत लोगों के लिए ये नुकसानदायक रहा है। ठीक है, तो ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है। सोवियत घुसा 1979 में, सोचा कुछ दिनों के लिए रहेंगे, लेकिन 10 साल वहीं पे पड़े रहे। और अगेन इनका पॉलिसी ये थी थोड़ा कम्युनिज्म को प्रमोट करें, तो कम्युनिज्म ने बहुत लोगों को डुबा दिया। और यही लगा है ना, वो उड़ा उड़ा, मतलब अच्छा भी किया लेकिन डुबा भी दिया। और यहाँ पे अमेरिका ने थोड़ा टेररिज्म को सपोर्ट करा, मुजाहिदीन को सपोर्ट करा था अमेरिका ने। मुजाहिदीन ने गरिल्ला वॉरफेयर, पर्वतों के बीच में छुप जाते थे और यूएसएसआर को अटैक करते रहते थे फोर्सेस को, उन्हें पता ही नहीं चलता था। ठीक है, न्यूक्लियर बम सारे रखे रखे रह गए। ठीक है, अच्छा खासा पिटाई हुई, यूएसएसआर के खूब सोल्जर्स मारे अफगानिस्तान में। बड़ा ही मुश्किल है, इवन अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाया, आपने देखा ही है। तो ये चीज हुई 1985 में। गोरबाचेव बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको नोट करना, ये प्रेसिडेंट बने यूएसएसआर के। एंड इन्होंने काफी अच्छे रिफॉर्म्स लाए, इतने अच्छे रिफॉर्म्स लाए कि एक दिन इन्हें भी प्रेसिडेंट से हटना पड़ा। इन्होंने यूएसएसआर के लिए काफी सारी पॉजिटिव चीज करी। याद रखना, ये भी कम्युनिस्ट थे, लेकिन ये समझ गए थे कि रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है। 1989 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। मैं याद दिला दूं, 1961 में बर्लिन वॉल बनी थी। 1948-49 में बर्लिन का ब्लॉकेट कर दिया गया था कि हम बर्लिन में ये फोर्सेस है उसे घुसने नहीं देंगे। हिस्ट्री आप जब पढ़ोगे ना दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू के इम्पैक्ट, उसमें देखोगे कि बर्लिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 4 पार्ट्स किसके? यूएसए, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूएसएसआर, क्योंकि ये 4 मेन विक्टर्स थे। सिंस फ्रांस
यूएसए और ब्रिटेन साथ थे तो उन्हें वेस्ट बर्लिन मिल गया था। ईस्ट बर्लिन जो था वो यूएसएसआर को मिल गया था। तो बर्लिन है वो ब्लॉकेट जो बोलते हैं ना। और याद रखिए, तो बर्लिन की बात हुई। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के हाथ में गया, वेस्ट जर्मनी जो है वो अमेरिका के हाथ में गया। ऐसे ऐसे आप कहो, ठीक है। जब भी मैं अमेरिका के हाथ में कह रहा हूँ तो मतलब समझना कैपिटलिज्म के हाथ में गया, कैपिटलिज्म के हाथ में। क्योंकि दो कंट्रीज बन गए थे, एक वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। फुटबॉल में भी आप अगर देखोगे तो दो कंट्रीज आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ था 1948-49 में। 61 में वॉल बनी, 89 में वॉल को तोड़ दिया गया। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इन ईस्ट यूरोप। ईस्ट यूरोप में लोगों को समझ में आ गया यार, ये कम्युनिज्म अगर रहा ना, इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करता रहता है, सब लोग बराबर है, ये वो, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। मास प्रोटेस्ट हुए और हर जगह आपको दिखा कि कम्युनिज्म खत्म होता जा रहा है। और आप कह सकते हो कि 1991 में कम्युनिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया। इवन रशिया भी आज भी कम्युनिज्म फॉलो नहीं करता, ठीक है। कहता है लेकिन फॉलो नहीं करता, कोई भी फॉलो नहीं करता कम्युनिज्म। और याद रखिए, कोई भी कैपिटलिज्म भी ट्रू स्पिरिट पे फॉलो नहीं करता। अमेरिका बेस्ट कंट्री है जो ये रिफॉर्म लाता है। तो कम्युनिज्म की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सारी लेके आया है, ठीक है। वो सोशलिज्म वगैरह की सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है वो। इसमें कभी और डिटेल में पढ़ेंगे। 1990 में यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का। कितनी बड़ी बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का यूनिफिकेशन हो गया, हो जाए जैसे, ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। तो फायदेमंद उसमें ये रहा कि रिलीजन सेम था लोगों का, भाईचारा था, लैंग्वेज सेम थी। इंडिया पाकिस्तान में रिलीजन थोड़ा एक इशू है और हेट रेट काफी ज्यादा है। और ब्रिटिशर्स यूएसए ने अच्छा सा डिवाइड करा है, ठीक है, सोच समझ के बढ़िया सा डिवाइड करा है, ठीक है। 1991 में आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और कहा जाता है कि कोल्ड एरा का अंत हो गया। मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्या सच में कोल्ड वॉर का अंत हो गया या नहीं हुआ? आज भी वॉर हो रही है ना। इराक में वॉर हुई, अफगानिस्तान में वॉर हुई, ये वॉर यूक्रेन वाली चल रही है। क्या ये कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट है, क्या है? ठीक है, इसके लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली आप अगर टफ एग्जाम्स हो सच एज स्टेट पीसीएस और यूपीएससी। तो दैट्स ऑल। आई होप ये टाइमलाइन काफी यूजफुल रही। मेरे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, और मैंने अपनी बेस्ट ट्राई करी है इसको समझाने में। थैंक यू एंड टेक केयर।